अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मंगलवार ने आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक हिजाब तनाज़े पर एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम के लाजमी अमल का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई है। 9 फरवरी को चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM काजी की बेंच तश्कील दी गई थी। लड़कियों ने दरख्वास्त दायर की थी जिसमें मुतालबा किया गया था कि इन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए क्योंकि ये इनके ईमान का हिस्सा है, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आज यानी 15 मार्च को कोरोना वायरस के अपडेट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के 2568 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये कल रिपोर्ट हुए केसेस से 2.5% ज़्यादा है। इसके साथ ही मुल्क में कोविड मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 4,29,96,062 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोविड की वजह से कुल 97 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में कोविड से अब तक 5,15,974 लोगों की मौत हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 40,000 से कम हो गई है। मुल्क भर में 33,917 एक्टिव केसेस दर्ज किए गए हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने ऐलान किया है कि चारशुंबे से 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कोविड टीके दिए जाएंगे। इन बच्चों को जो वैक्सीन दी जाएगी वो कार्बेवैक्स है, जिसे हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने तैयार किया है। वजीर ने ट्विटर पर कहा, अगर बच्चे महफूज होंगे तो मुल्क महफूज होगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड टीका अंदाजी 16 मार्च से शुरू हो रही है। इसके अलावा 60 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को एहतियाती डोज दी जाएगी। मंडाविया ने बच्चों के खानदानों और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद से कहा है कि इन्हें टीका लेना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने साइंटिफिक इदारों के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया कि 12 से 13 साल, 13 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए टीका अंदाजी शुरू की जाए। ये वो बच्चे हैं 2008, 2009 और 2010 में पैदा हुए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि इस नए एज ग्रुप के तहत तकरीबन 7 करोड़ 11 लाख बच्चों को टीका दिया जाएगा। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले का आगाज हुआ है। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की शरह सूद में कमी का मामला उठाने के साथ जंगज़दा यूक्रेन से हिंदुस्तान वापस आने वाले मेडिकल के तलबा के मुस्तकबिल के बारे में ऐवान में बहस करने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ राज्यसभा के कई मेंबरान पार्लियामेंट ने भी जंगज़दा यूक्रेन से निकाले गए हिंदुस्तानी तलबा से मुतालिक मसाइल उठाए और हुकूमत से कहा कि वो तलबा की तालीम मुकम्मल करने को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले दिन राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा की एक बड़ी तादाद को निकालने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह बहुत मुश्किल काम था। हिंदुस्तानी हुकूमत ने हिंदुस्तानी तलबा के साथ साथ दूसरे ममालिक के कुछ तलबा को भी निकाला। ये काविश काबिल सताइश है। दिल्ली में फसाद बर्पा करने की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करकरडोमा कोर्ट ने कांग्रेस की साबिक काउंसलर इशरत जहां को जमानत दे दी है, जबकि JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की जमानत अर्जी पर फैसला नहीं हो पाया। इस पर अगली समाअत 21 मार्च को मुकर्रर की गई है। अदालत में उमर खालिद और इशरत जहां के अलग अलग मामलों की समाअत हुई, जिसमें इशरत जहां को तो जमानत मिल गई मगर उमर खालिद की जमानत पर समाअत टल गई। उमर खालिद के मामले को अगली समाअत के लिए इसलिए टाल दिया गया क्योंकि दिफाई वकील ने तहरीरी तौर पर दलील दाखिल नहीं की थी। दिफाई वकील ने दलील दी कि पुलिस की जानिब से जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो झूठी है। उत्तर प्रदेश ATS के जरिए 2 रोज कबल देवबंद से गिरफ्तार किए गए 3 नौजवान में से एक पर ATS ने इंतहाई सनसनीखेज इल्जामात लगाए हैं और दावा किया है कि यह मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल है। हालांकि UP ATS ने मोबाइल फ़ोन वगैरह के अलावा मुलजिम के पास से कुछ खास बरामद नहीं किया है, जबकि इसके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच की कार्रवाई की जा रही है। गुज़िश्ता 2 रोज कबल उत्तर प्रदेश ATS ने देवबंद में बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां से 3 नौजवानों को हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि ये किसी इदारे में ज़ेर तालीम थे। इनके सिलसिले में ATS ने प्रेस नोट जारी करके बताया कि इनामुल हक उर्फ इनाम इम्तियाज़ वल्द इम्तियाज़ मियाँ साकिन गांव पटना थाना गावा अजमी मंजिल देवबंद ज़िला सहारनपुर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वगैरह के जरिए इनामुल हक की जिहाद से मुतालिक वीडियोज़ डालता है और दूसरों को जिहाद की तरगीब दिया करता था। बेंगलुरु पुलिस ने दाएं बाजू की तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वाबस्ता तालिब इल्मों के एक ग्रुप के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी करने, धमकी देने और इन पर हमला करने के लिए गुज़िश्ता 7 मार्च को 6 मुस्लिम तालिब इल्मों के साथ हिजाब पहनने वाली कॉलेज की स्टूडेंट हवा शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
इल्ज़ाम है कि यह वाक़या 4 मार्च को कॉलेज के गेट पर पेश आया था, लेकिन हबिया शेख का कहना है कि जिस खातून ने इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया था वो दरअसल इस तनाज़े के दिन कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। वाज़ेह के मामले में शिकायत दर्ज करवाने वाली कोआना शेट्टी ABVP से वाबस्ता है। शेख ने दी वायर को बताया कि अगर कोआना 4 मार्च को कॉलेज के गेट पर नहीं थी तो वो इस इल्ज़ाम के साथ हमारे खिलाफ FIR कैसे दर्ज करा सकती है कि हमने इन पर हमला किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जाफरानी सरकार तश्कील पाने के बाद दूसरी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है, जो अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। समाजवादी पार्टी के लिए अब एक अहम और नाजुक दौर शुरू हो गया है कि वो समाजवादी से किसको हस्बे इख्तलाफ का लीडर बनाना चाहती है। हर कामयाब MLA और इसके हामी अपने लीडर को इख्तिदार वाली सरकार में अपोजिशन की नुमाइंदगी करने के लिए पेश करने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हवाले से शिवपाल सिंह यादव को भी उत्तर प्रदेश असेंबली में लीडर हस्बे इख्तलाफ बनाने की बातें गश्त कर रही है, जबकि कवी उम्मीद ये है कि 10वें बार असेंबली की रुकनियत इख्तियार करने वाले एक बार राज्यसभा साबिक अपोजिशन लीडर मौजूदा रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद आजम खान को ही समाजवादी पार्टी तजुर्बा सीनियरिटी बानी पार्टी के लिए मजबूत लीडर साबित होने पर नेज भाजपा के 5 साल इख्तिदार से निमटने और असेंबली में सबसे बेहतरीन क़यादत करने वाले दो टोक लीडर मोहम्मद आजम खान ही साबित हो सकते हैं। इसलिए इनको ही अपोजिशन लीडर बनाया जाए। आजम खान वो लीडर काबिल, तालीम याफ्ता, बेहतरीन, मुदब्बिर और उसूलों की लड़ाई लड़ने वाले लीडर हैं, इसलिए इनका हक ज्यादा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान कई दिनों से जंग जारी है, जहां रूस मुसलसिल हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन के हौसले भी बरकरार हैं। यूक्रेन का कहना है कि डोनबास में रूसी और यूक्रेनियन अफवाज के दरमियान लड़ाई जारी है। यूक्रेन की फौज का दावा है कि इसने 100 रूसी फौजियों को हलाक किया है और 6 फौजी गाड़ियों को भी उड़ा दिया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी फौजियों ने डोनेस्टिक में यूक्रेन का सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। इस वक्त यूक्रेन से एक बड़ी खबर सामने आई है। वाज़ेह के दारुल हुकूमत कैफ में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। धमाका इतना ज़ोरदार था कि शहर के जुनूब मगरिब में खिड़कियों के शीशे टूट गए। चाइना में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की नई लहर शुरू हो चुकी है। नए केसेस एक दिन में दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। मंगल यानी आज चाइना में 5280 नए कोरोना केसेस सामने आए, जो कि मुल्क में कोरोना वबा के दिनों के बाद से सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन समझा जा रहा है। दूसरी जानिब WHO ने दुनिया को खबरदार किया है कि डेल्टा और ओमाइक्रॉन के मुख्तलिफ अक़साम को मिलाकर तैयार हुआ एक नया वर्जन चौथी लहर ला सकता है। कोरोना की नई लहर के बाद चीन के 10 शहरों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग एक बार फिर घरों में कैद हो चुके हैं। जैलिन सूबा नई लहर से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदरनशीन की हैसियत से जी सुकेंदर रेड्डी ने जायजा हासिल कर लिया। सुकेंदर रेड्डी को मुसलसिल दूसरी मरतबा सदरनशीन के ओहदे पर फायज होने का एजाज हासिल हुआ। ओहदे के लिए सिर्फ एक पर्चा नामजदगी दाखिल हुआ था, जिसके नतीजे में सुकेंदर रेड्डी का मुतफ़्फ़क़ा तौर पर इंतखाब अमल में आया। लेजिस्लेटर सेक्रेटरीट ने इनके इंतखाब का ऐलान किया, जिसके बाद कौंसिल में इन्हें सदरनशीन की नशिस्त तक पहुंचाया गया। रियासती वुज़रा KT रामाराव, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी और दीगर अरकान ने इन्हें नशिस्त तक पहुंचाया और मुबारकबाद पेश की। कुर्सी सदारत पर मौजूद कारगुजार सदरनशीन अमीनुल हसन जाफरी ने इन्हें सदरनशीन की नशिस्त हवाले की और मुबारकबाद पेश की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर जी निरंजन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जे बुद्धा प्रकाश से मुलाकात की और ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में राय दहिंदों की जांच में बेकायदगियों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में घर घर पहुंचकर वेरिफिकेशन के बगैर ही अपने तौर पर मुश्तबा राय दहिंदों के नाम वोटर लिस्ट से खारिज करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में 5,41,535 वोटर्स की निशानदही की है, जिनके नाम एक से ज्यादा मरतबा हैं। इलेक्शन कमीशन ने वेरिफिकेशन के बाद इन नामों को हज़फ करने की हिदायत दी है। निरंजन ने कहा कि घर घर पहुंचकर वेरिफिकेशन के लिए तरीक़ेकार मौजूद है, लेकिन बल्दी हुकाम वोटर्स की जांच करने के बजाय अपने तौर पर फहरिस्त से नाम निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोमेश कुमार जिस वक्त GHMC कमिश्नर थे, लाखों नामों को फहरिस्त से खारिज कर दिया गया, जिसका इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोट लिया था। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अमन व ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस की कारकर्दगी मुल्क की दीगर रियासतों से बेहतर है। जराइम पर काबू पाने के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए और मुल्क भर में तेलंगाना CCTV कैमरों की तनसीब में सर फहरिस्त है। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि महकमा पुलिस को मुस्तहकिम करने के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अनकरीब 18,334 जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। इसके अलावा होम डिपार्टमेंट के बजट को 9,315 करोड़ किया गया।
वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद इंतज़ामी सहूलत के लिए चीफ मिनिस्टर ने 10 अजला को बढ़ाकर 33 कर दिया है। रियासत में 102 नए पुलिस स्टेशन, 29 नए सर्कल, 24 नए DSP ऑफिस, 7 पुलिस कमिश्नरेट और 15 SP दफातर का इजाफा किया गया। तेलंगाना पुलिस इब्तिदाई से पीपुल्स फ्रेंडली है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए लॉ एंड ऑर्डर और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। पुलिस स्टेशनों को करप्शन से पाक बनाने के लिए मेंटेनेंस चार्जेस दिए जा रहे हैं। कमिश्नरेट के तहत हर पुलिस स्टेशन को 75,000 रुपये माहाना, टाउन पुलिस स्टेशन को 50,000 और रूरल पुलिस स्टेशन को माहाना 25,000 रुपये मेंटेनेंस चार्जेस के तौर पर मंजूर किए जा रहे हैं। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तहानात की तारीख पर महकमा तालीम की जानिब से नज़रसानी की तौक़्क़े है। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि इंटरमीडिएट इम्तहान की तारीख के साथ JEE मेन का शेड्यूल टकराने का इम्कान है, जिस पर इम्तहानात के शेड्यूल में एक मरतबा फिर नज़रसानी लाजमी हो गई है। इम्तहानात के शेड्यूल पर कल तक वजाहत सामने आने का इम्कान है। रियासत भर में 22 अप्रैल से 11 मई तक इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तहानात होने वाले हैं, जबकि 23 अप्रैल से 12 मई तक साल दुवम के इम्तहानात मुनक्किद करने का बोर्ड के ओहदेदारों ने फैसला किया है। क़ब्ल अज़ीं के शेड्यूल के मुताबिक इंटर साल अव्वल के इम्तहानात 20 अप्रैल से 2 मई तक और साल दुवम के इम्तहानात 21 अप्रैल से 5 मई तक मुनक्किद किए जाने वाले थे। 21 अप्रैल से JEE मेन इम्तहान के शेड्यूल के सबब इंटर इम्तहानात के शेड्यूल में मामूली तब्दीली का बोर्ड के ओहदेदारों ने इम्कान जाहिर किया है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ मजालिम की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के बजट की पेशकशी को खिलाफ दस्तूर करार देते हुए इसकी पार्लियामेंट में मंजूरी की मजम्मत की। असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर के मसाइल पर बहस करते हुए बताया कि RTI के तहत जो तफसीलात हासिल की गई हैं, इसमें मालूम हुआ है कि गुज़श्ता 30 सालों में 1724 इंतहा पसंदों को फ़ौज और पुलिस ने जान से मारा। इनमें से 89 कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीरी पंडितों के मुतालिक गम व आंसू बहाए जाते हैं, लेकिन 30 साल में एक पंडित के कातिल को सज़ा दी गई। इन पंडित हरदेनाथ मंचू की मौत का गवाह कश्मीरी मुसलमान था। असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कश्मीरी पंडितों के वाक़यात से मुतालिक तहक़ीक़ात के लिए एक आज़ादाना कमीशन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आए। उन्होंने इस बात पर हैरत और अफसोस का इजहार किया कि कश्मीर में 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी इंतहा पसंदों की जानिब से कत्ल हुआ, लेकिन इनके बारे में ना कोई बात करता है और अपनी जेब गर्म करने के लिए इन लोगों के बारे में कोई फिल्म नहीं बनाई जाती। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।